अभी जिस प्रकार से आप लगातार सभाएं कर रहे हैं, आपके पीछे एक लोगों का जनसैलाब चल रहा है, लेकिन अभी भी माना जाए तो जितने मतदाता हैं उसमें से 5% ही लोग आपके साथ अभी आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अभी वॉच कर रहे हैं। उनका मानना है कि कहीं हम उनके साथ गए और आने वाले दिनों में जब देश की बड़ी-बड़ी ताकतें इनको दबाएँगी और इनको मनाने लगेंगी, तो कहीं न कहीं आनंद मिश्रा दबाव में आकर के और किसी खास पार्टी को या किसी खास प्रत्याशी को अपना समर्थन दे देंगे या मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। लोगों को किस तरह से आप नहीं, देखिए आपने फ्यूचर को ऐसे प्रोजेक्ट आपने सारे ही ऑप्शंस बता दिए मुझे। ये होगा तो इन्हीं में से कुछ एक है ना, या तो मैं रहूंगा या तो भागूंगा या किसी सपोर्ट करूंगा, इसके अलावा तो चौथा पांचवा कुछ ऑप्शन है नहीं। तो सारे कि ऐसा करेंगे, देखिए कुछ तो करेंगे, लेकिन मेरा भाव जो मैंने डे 1 में क्लियर किया था, मैं बक्सर आया हूं, मैं इस क्षेत्र से अपना पॉलिटिकल जो भी मैं काम करना चाहता हूं, उस क्षेत्र को मैं अपना बेस बना के काम करना चाहता हूं। मैं खुद के लिए नहीं आया हूं, तो मेरा पॉलिटिकल करियर कैसा डेवलप होता है वो आप पे डिपेंड करता है। आप जो कह रहे हैं कि ऑलरेडी मेरे ऊपर प्रेशर है, ऐसा क्या है, प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, प्रेशर है, लेकिन फिर भी मैंने बार बार कहा कि इतने मैं सालों से इनफैक्ट मैं जो लोगों से जुड़ा हुआ हूं, एक सबके मन में एक आस है, विश्वास है। मेरा विश्वास किसी ने अगर तोड़ दिया तो इसका मतलब नहीं कि मैं भी सबका विश्वास तोड़ूं। मैं उनके विश्वास के लिए मैं खुद के साथ जो होना है होने को मंजूर हूं। आप ये समझिए बात, अगर इस सब के बाद भी कोई तटस्थता से रुका हुआ है और वो लड़ना चाहता है, वो बक्सर और यहाँ की जनता के सम्मान का स्वरूप बन के खड़ा होना चाहता है, तो अगर मैं हार गया तो यहाँ की जनता हार गई। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। इस बीच बिहार के राजनीति में भूचाल सा मच गया है, क्योंकि एक आईपीएस के रुतबा वाले नौकरी को लात मार करके आईपीएस आनंद मिश्रा अब राजनीति में कदम रख चुके हैं। लगातार पिछले कई दिनों से यह देखा जा रहा है कि जहां भी आनंद मिश्रा चौपाल लगा रहे हैं, वहां पर युवाओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। इस जनसैलाब को देख करके बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद मिश्रा आईपीएस यहाँ पर मौजूद हैं। अभी इन्होंने डुमरांव में युवाओं को संबोधित किया। इसी बीच हमारे साथ मिल गए हैं और हम लोग इनसे राजनीतिक मुद्दों पर तमाम चर्चाएं करेंगे। ये बताइए कि आमतौर पर जब भी देखा जाता है तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर राजनीति में कदम रखता है तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। आप जिस प्रकार से आए हैं, आपका क्रेज काफी बढ़ा हुआ है, क्या लगता है कितना सफल हो पाएंगे? मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग तो अच्छा विकल्प हमेशा खोज रहे हैं। तो लोगों के रूप में कुछ पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं जिनका अपना पर्सनल कुछ इंटरेस्ट होता है। वो नहीं चाहते कि अच्छे लोग, या अच्छे कहने मतलब पढ़े लिखे समझदार और जो सच में सेवा भाव से आते हो, जो सेवक भाव से आते हो, वैसे लोग को इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कुछ लोग कि वो शासक भाव से, सेवक भाव का मुखौटा लगा के शासक भाव से काम करते रहे। तो जेन्युइनली अगर कोई सेवक भाव से आ जाता है तो थोड़ी मुश्किल से महसूस होता है कि उनके कार्यकलाप में दिक्कत होगा। इससे ऐसे कुछ लोग हैं जो जरूर रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब आपने आईपीएस की नौकरी को छोड़ी और राजनीति में आने का मन बनाया तो बहुत सारे लोगों ने आपको बधाई दिया, लेकिन बहुत सारे आपके शुभचिंतक ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने बेवकूफ़ी कर दी है, राजनीति में आना, राजनीति गंदी होती है। आपको क्या लगता है, आपने गलती किया है या सही किया है? नहीं, उन ऐसे सारे शुभचिंतकों का बहुत धन्यवाद है, लेकिन मुझे लगता है ये एक किसी चीज़ को देखने का तरीका है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे लगेगा अरे अचानक से यहाँ पहुँच गया। आप लॉन्ग टर्म में देखिए, आप ये सर्विस से इसको आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप एक मतलब वैसा एक 30 साल के आदमी को तीन महीने के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो गलत है। बच्चे को बड़ा होने दीजिए, फिर पता चलेगा कि ये गलत था या सही था। और दूसरा जो है कि ये समझने की जरूरी है कि एक अगर आदमी ऐसा डिसीजन ले सकता है, अगर एक आदमी इस तरह का सब कुछ छोड़ के सैक्रिफाइस करके ऐसे चीजों पे निकल सकता है, तो उसको पहचानिए उसको कि उसमें पहला भाव जो समर्पण का भाव है, सैक्रिफाइस का भाव है, तो ये तो पहला चीज है जो किसी भी नेतृत्व में आने वालों के लिए चाहिए। तो मैंने अपने आप को प्रूव किया इस बात को देख के, मैंने अपना सीरियसनेस इस चीज को दिखा दिया कि मैं सीरियस हूँ। मैं यहाँ भाग्य कहते हैं ना, अपना भाग्य आजमाने आए हैं। आजमाते तो वो जो चले जाते हैं, मैं आजमाने नहीं आया हूँ, मैं भाग्य नहीं, मैं अपने कर्म को यहाँ पे स्थापित करने आया हूँ, कोई भाग्य आजमाने नहीं आया हूँ। इसलिए इस बात को अब समझने की जरूरत है कि जिस रूप से अगर इस तरह के लोग अगर आते हैं तो समाज को साथ खड़ा होकर उनको बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। तभी एक सुचारू तौर पे अगर हम चाहें कि समाज चलता रहे या निर्माण होता रहे और सो कॉल्ड गंदी पॉलिटिक्स खत्म होके
पॉजिटिव पॉलिटिक्स आए तो फिर हम जैसे लोगों को, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, कुछ अच्छा हूँ, बट मैं एटलीस्ट मेरी सोच ठीक है, मेरा प्रयास जो है, मुझे पता है कि मेरा मनोदशा पॉजिटिव है, तो ऐसे लोगों को जरूर एक मौका और एक सपोर्ट देना चाहिए कि एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स और क्रिएटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हो सके। अभी जिस प्रकार से आप लगातार सभाएं कर रहे हैं, आपके पीछे एक लोगों का जनसैलाब चल रहा है, लेकिन अभी भी माना जाए तो जितने मतदाता हैं उसमें से 5% ही लोग आपके साथ अभी आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अभी वॉच कर रहे हैं, उनका मानना है कि कहीं हम उनके साथ गए और आने वाले दिनों में जब देश की बड़ी बड़ी ताकतें इनको दबाएंगी और इनको मनाने लगेंगी तो कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा दबाव में आकर के और किसी खास पार्टी को या किसी खास प्रत्याशी को अपना समर्थन दे देंगे या मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। लोगों को किस तरह से आप नहीं, देखिए आपने फ्यूचर को ऐसे प्रोजेक्ट आपने सारे ही ऑप्शंस बता दिए मुझे, ये होगा तो इन्हीं में से कुछ है ना, या तो मैं रहूंगा या तो भागूंगा या किसी सपोर्ट करूंगा, इसके अलावा तो चौथा पांचवा कुछ ऑप्शन है नहीं। तो सारे की ऐसा करेंगे, देखिए कुछ तो करेंगे, लेकिन मेरा भाव जो मैंने डे 1 में क्लियर किया था, मैं बक्सर आया हूं, मैं इस क्षेत्र से अपना पॉलिटिकल जो भी मैं काम करना चाहता हूं, उस क्षेत्र को मैं अपना बेस बना के काम करना चाहता हूं। मैं खुद के लिए नहीं आया हूं, तो मेरा पॉलिटिकल करियर कैसा डेवलप होता है वो आप पे डिपेंड करता है। आप जो कह रहे हैं कि ऑलरेडी मेरे ऊपर प्रेशर है, ऐसा क्या है, प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर प्रेशर है, लेकिन फिर भी मैंने बार बार कहा कि इतने मैं सालों से इनफैक्ट मैं जो लोगों से जुड़ा हुआ हूं, एक सबके मन में एक आस है, विश्वास है। मेरा विश्वास किसी ने अगर तोड़ दिया तो इसका मतलब नहीं कि मैं भी सबका विश्वास तोड़ूं, मैं उनके विश्वास के लिए मैं खुद के साथ जो होना है होने को मंजूर हूं। आप ये समझिए बात, अगर इस सब के बाद भी कोई तटस्थता से रुका हुआ है और वो लड़ना चाहता है, वो बक्सर और यहाँ की जनता के सम्मान का स्वरूप बन के खड़ा होना चाहता है, तो अगर मैं हार गया तो यहाँ की जनता हार गई। अच्छा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं होगी। अगर मुझ पे प्रेशर आ रहा है तो जनता के सपोर्ट का भी उतना ही जरूरत होगा, उनको भी मेरे पीछे उस तरह से खड़ा होना पड़ेगा। मुझे हवा में छोड़ देंगे आप, मुझे आप बगल में बैठ के वॉच करेंगे और फिर आप मुझे ही टिक्का टिप्पणी करेंगे और चाहेंगे कि भैया हम सारा, मतलब होता है ना कि आगे झकझोर दिया उसके बाद अपने, तो ये एक कमजोर मानसिकता है। और एक कमजोर मानसिकता के अगर हमारी समाज एक कमजोर मानसिकता दर्शाएगा तो बिलीव मी उसको नेता कभी मजबूत नहीं मिलेगा। अच्छा, युवा आपको अपना आदर्श मानना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे युवा जो है आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। कल रात में आपने जब लाइव आया था तो रात भर में ही आपके व्यूज जो हैं 1 लाख से पार कर गए हैं। ऐसे में लोग और युवा ऐसे सोच रहे हैं कि आदर्श आनंद मिश्रा जी आईपीएस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए हैं, इसका मतलब कि राजनीति में हम लोग को भी जाना चाहिए, क्योंकि आप एक समझदार हैं। कैसे लोगों को? नहीं, मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैंने ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के इसको आया हूँ, वो अच्छा है ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना काम, मैं यूपीएससी क्वालिफाई किया हूँ, एक अपने आप को प्रूव किया हूँ कि मैं एक कॉम्पिटिटिव माहौल में एक सक्सेसफुल स्थान पे पहुंचने की काबिलियत रखता हूँ, ये मैंने अपने आप को स्थापित कर दिया है। तो अब ये जो मैं कर रहा हूँ अपने को स्थापित करने के बाद कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सारी युवाओं से कहूंगा कि अपनी काबिलियत को किसी भी क्षेत्र में आप स्थापित करिए पहले, और उसके बाद स्थापित करने के बाद आप अपना जड़ मजबूत करिए, आप अपनी काबिलियत को सबके सामने प्रदर्शित होने दीजिए और लोगों का आप पे एक भरोसा होने का कारण बनिए, और उसके बाद आपको जो भी चाहिए आप जीवन में करिए। अगर कोई डायरेक्टली भी राजनीति में आना चाहता है तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, बिल्कुल सही है। राजनीति ही हमारे समाज का संचालन कर रहा है। तो मैं बच्चों को यही कहूंगा कि आप डिसाइड कर लीजिए। मैंने इतने साल काम किया, एक विचारधारा लेके काम किया, एक समझदारी के साथ काम किया, और एक टाइम के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे बड़े मैदान पे काम करना है। तो जब एक आदमी बड़े मैदान पे, मतलब होता है ना कि मैं एक, देखिए, इवॉल्व किया हूँ, मैं एक लेवल पे काम किया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे काम किया, तो उस हिसाब से बढ़ रहा हूँ। तो अगर आप सपोज आप सिपाही के लिए तैयारी करें और सडनली आप बोलते ना मैं नेता बनूंगा, है ना, तो आप क्या तैयार हैं उस फील्ड के लिए? आइए, कोई खराब नहीं है उसमें, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बट आप ये देखिए कि आप मेंटली तैयार हैं, क्या उस प्रेशर को झेल पाएंगे, क्या आप उस बात को समझ पाएंगे, क्या आप अपनी बात समझा पाएंगे, क्या आप टीम बिल्डिंग एक साथ ला पाएंगे, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर पाएंगे। तो ये सब चीजें अगर क्षमता आप में है तो आप जरूर आइए पॉलिटिक्स में, कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं पहले अपने आप को प्रूव करूंगा प्रोफेशनली, थोड़ा खुद को ट्रेन करूंगा, कॉम्पिटेंट होऊंगा अपने बात पे, अब खुद पे भरोसा जब आ जाएगा तब मैं आऊंगा, तो फिर मेरा रास्ता अपनाइए। अब तक आप एक जिला चला रहे थे, लेकिन अब 6 विधानसभा को आपको देखना होगा, कैसे कर पाएंगे इतना बड़ा? नहीं, ये बड़ा नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आपकी सोच क्लियर है
कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आती है। अगर आपकी सोच क्लियर है आपको क्या करना है, और प्लस जितना बड़ा यहाँ का लोकसभा उतने उससे बड़े बड़े भी जिले मैंने कई देखे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई तो देश चला रहा है, कोई राज्य चला रहा है, तो इंसान की क्षमता की यही एक अच्छी गुण है कि आपको जितना आपको दायित्व दिया जाएगा आपका क्षमता उतना निखरता जाएगा। तो इसीलिए इसको मैं कोई चैलेंज नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा अवसर होगा काम करने के लिए, और वो आराम से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं और भी है कि मैं अकेला वाला हिसाब नहीं चलता हूँ, मैं टीम प्लेयर हूँ। मेरे मुखिया से लेके हमारे एमएलए से लेके और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे, ये सब हमारा टीम बनेगा और हम उसमें भी टीम लीडर होंगे उनके। तो इस टीम को लेके जब हम चलने का हम सोच रहे हैं कि हमको कुछ काम करना है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कितना भी बड़ा चीज़ हो हम कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में अगर बक्सर की बात करें तो बक्सर को महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली कही गई है। मिनी काशी कह करके काफी सारे वादे हुए, विकास जो है शिलान्यास और शिलापट तक ही रह गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मेरी प्रतिक्रिया ये रहेगी कि पहली बात कि ये जो लोग हमें सुनाते आके कि विश्वामित्र की तपोभूमि है, राम जी की शिक्षा स्थली है, ये हम ही को क्यों सुनाते हैं? हमको तो पता है यार, हम तो यहीं के हैं। ये बाहर जाइए, दुनिया वालों को सुनाइए, हमारे इंपॉर्टेंस का गुणगान बाहर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि बक्सर का अस्तित्व और हमारे बारे में। पहला तो ये है। दूसरा, अब किसने शिलान्यास किया, नहीं किया, करने की इच्छा थी या सिर्फ फोटो के लिए किया गया था, तो ये वही जवाब दे सकते हैं। उसका जवाब मैं ये कह सकता हूं कि मैं अगर कुछ करना चाहता हूं तो मैं उसको बिगिनिंग से लेके, इंसेप्शन से लेके और उसका कंप्लीशन तक, उसका जिम्मेदारी मैं लेने पे यकीन रहता हूं। कोई काम आधा में छोड़ के उस चीज को मैं नहीं मानता, और जो चीज हाथ में लिया आज तक कंप्लीट किया है, तो आशा करता मुझे ये दायित्व मिलेगा, तभी मैं अपने परफॉर्मेंस से प्रूव कर पाऊंगा। और तीसरा पॉइंट आपने कहा मिनी काशी वाली बात, तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको मैं बार बार चैलेंज करता हूँ, कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि आप सोचिए, आपकी सोच को ही छोटा कर दिया गया आपके अस्तित्व में मिनी जोड़ के। हम मिनी क्यों होंगे भाई? अयोध्या तो अयोध्या है, काशी काशी है ना, इलाहाबाद ये अपना क्या कहते हैं, बनारस प्रयागराज, और काशी काशी है, बनारस बनारस है, गया गया है, तो बक्सर ही क्यों मिनी होगा? बक्सर क्यों नहीं बनेगा? तो इसीलिए इस सोच को मैं कहता हूं बदलने की जरूरत है, और हम पे ऐसे, हमें सोच को ही ठिकना मत कर दीजिए। हमें इतना ऑलरेडी अब देख रहे हैं क्या चल रहा है कि नेतृत्व विहीन हो गए हम, हीन भावना जैसा हम पे आते जा रहा है ना इस पूरे क्षेत्र में, कि आप मिनी हैं, आपके पास नेता नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको हमको आके आपको संभालना पड़ा। ये क्या है? तो इस सोच से निकलने की जरूरी है, और इसी सम्मान की लड़ाई के लिए, इसी बक्सर की जनता और बक्सर की भूमि के सम्मान की लड़ाई के लिए मैं एक उनका चेहरा बन के उभर के आ रहा हूँ। अच्छा, जब भी चुनाव आता है तो कोई ना कोई, मतलब देखा जाता है कि बहुत सारे, कभी डॉक्टर आ जाते हैं, कभी अधिकारी आ जाते हैं, कभी नेता आ जाते हैं, मतलब उसको एक तरह से लोक भाषा में लोग बरसाती मेढक के तौर पर बोलते हैं। तो विधानसभा चुनाव भी हुआ था 2020 में, तो वहाँ पर भी उसी तरह का स्थिति देखने को मिला। अभी भी चुनाव से पहले देखने को मिल रहा था कि आप चूंकि अभी तक लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। आपके साथ मतलब क्या इस तरह के? नहीं, इसको बरसाती मेढक का कंसेप्ट ठीक ही है, जो लोग चले जा रहे हैं लोगों को ऐसा ही प्रतीत होगा, लेकिन मैं मानता हूँ देखिए कि नेता तो एक ही बनेगा ना, तो जो चले जाए, जो हार गए, उनको आप ऐसा मत बोलिए, हतोत्साहित मत करिए उसको। ये समझिए इस बात को, वो एक प्रोफेशनल है, अगर अलग अलग प्रोफेशन से आते तो ये अच्छी बात है। पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज होना चाहिए जिसपे किसी एक का वर्चस्व ना होने दीजिए, इसके पास कोई काम नहीं हो, पॉलिटिक्स कर रहा है भाई। ऐसे प्रोफेशनल्स जब आते हैं वो अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आते हैं, उसको रिच करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे, आने देना चाहिए। दूसरा होता है कि आप कौन किस प्रोफेशन से आ रहा है, इस पे उसका आंकलन मत करिए। कोई आईपीएस है तो बड़ा अच्छा ही होगा, जरूरी नहीं है। कोई डॉक्टर है तो बहुत बढ़िया ही होगा, जरूरी नहीं है। आप उसके विचार देखिए, आप उसकी सोच समझ देखिए, एक चीज पे अप्रोच देखिए, उसका जिस भी प्रोफेशन में काम किया उसका बैकग्राउंड चेक करिए, तो कितना इफेक्टिवली अपने काम को कर सका है। प्लस ये देखिए उसकी कथनी और करनी में, उसके पिछले जीवन में कितना अंतर है या कितना समानांतर है। तो ये सब चीजें देख के आप फैसला करिए, इससे मत फैसला करिए कि वो किस प्रोफेशन। मैं एक आईपीएस आया हूं तो आईपीएस में था, तब मेरा आईपीएस था। आज मेरा आईपीएस होने के कारण आप मुझे चुन लीजिए, एकदम गलत होगा। आप मुझे ठोक बजा के देखिए, आप अपना प्रतिनिधित्व करने वाले इंसान को चुन रहे हैं, जो संसद में दिल्ली में बैठ के इस पूरे क्षेत्र के बारे में बात कर सकता है। वो एकमात्र आपका चेहरा होगा, एकमात्र वो जिह्वा होगी जो आपकी बात को हाईएस्ट जगह पे पहुंचा सकती है। उसको जब चुनना है तो ऐसे किसी भुलावे में नहीं जाना चाहिए कि आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमबीए है, ये कोई चीज काम नहीं करता। उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो चरित्र है, उसकी जो सोच विचार और अपनी बात को रखने की क्षमता है, उस पे उसका निर्धारण करना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल, मान लीजिए आपको जनता जो है जिस प्रकार से अभी
समर्थन आपको मिल रहा है, अपार प्रचंड बहुमत से आपको जनता जो है विजय श्री दे देती है, तो फिर आपकी प्राथमिकताएं बक्सर संसदीय क्षेत्र के लिए क्या रहने वाली है? नहीं, बहुत सारी है मेरी। देखिए, पहला तो मेरा जो प्राथमिकता देखते हैं तो मैं जिस सेक्टर से आता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करा दूंगा। और ये मैं बता रहा हूँ 3 महीने में, मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 महीने में आप देखिएगा बक्सर का लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर होगा। ये मेरा आपसे बता रहा हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ की पुलिस भी काम करना चाहती है, उन्हें सिर्फ एक सहयोग चाहिए, एक मार्गदर्शन चाहिए, जो मुझे लगता है जिस एक्सपर्टाइज को मैं लेके आया हूँ इससे मैं उनके लिए हेल्प ही बनूंगा। सबसे पहले ये बस तो एक ये चीज है। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा, पहला वो है हेल्थ एरिया। आप जानते हैं बक्सर के जो यहाँ प्रेगनेंसी केसेस में लोग मर जा रहे हैं, बुखार हो क्या बनारस तुरंत रेफर करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जब मेरा सबसे बड़ा होगा कि अब जिंदा है ना, जान है तो जहान है, उसके बाद आप पढ़ने जाएंगे, जिंदा ही नहीं तो पढ़ने कहाँ से जाएंगे? तो लोग सब ये सब, तो आपको जिंदा रहना, स्वस्थ रहना, इसका इंश्योर करना मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। उससे रिलेटेड अब जो भी देखिए, इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट हेल्थ, मैं ओवरऑल वेल बीइंग की बात करूंगा, जिससे कि आपकी जिंदगी जीने का जो पूरा माहौल हो बढ़िया हो जाए, उस पर काम करना है डेफिनेटली। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस आता है वो होता है एजुकेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन का क्वालिटी, एजुकेशन की अवेलेबिलिटी, अवसर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों के लिए। टीचर्स का इशू बहुत ही नाजुक इशू है, जिसको मैंने स्टडी भी किया है कि किस तरह से एक ही काम करते हैं वेतन अलग मिलता है, एंड ऐसे बहुत सारे और इश्यूज हैं जिसको मैंने देखा है, जिस पे भी मुझे काम करना है। ये एजुकेशन, ये एमपी का काम नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ होगा, बट उसको मैं कोऑर्डिनेट तो करा ही सकता हूँ ना। मेरा काम और क्या होगा, यही तो होगा, जहाँ करना उस चीज को मैं कोऑर्डिनेट करके काम को कंप्लीट करा के दो। तो एजुकेशन एक मेरी अलग प्रायोरिटी में आती है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की, जो हमारे यहाँ के सबको देखेंगे नौकरी का इशू है, तो सरकारी नौकरी मैं दे नहीं सकता हूँ, बट उनको पाने में मदद जरूर कर सकता हूँ, कोई सोर्स लगा के नहीं, उनकी तैयारी करा के। तो कैसे तैयारी, क्योंकि मैं उस चोटी से उतर के आया हूँ, रास्ता मुझे पता है। मैंने ऑलरेडी बात कर रखी काफी जगह पे, जहाँ पे मैं फ्री कोचिंग का व्यवस्था करने जा रहा हूँ। और फ्री कोचिंग कैसा होगा, लोग सोचेंगे फ्री कोचिंग ऐसे इलेक्शन टाइम में सब बकवास कर रहा है, फ्री कोचिंग साला ऐसे दे रहा है। हाँ, तो उसका मॉडल है ब्रदर, जिनसे बात की है वो भी हमारे यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो इस चीज को करना चाहते हैं। और वो राइट फ्रॉम सिपाही की नौकरी से लेके यूपीएससी तक का मेरी तैयारी है, और उसमें मेरा मॉडल भी है। फ्री कोचिंग मतलब, अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोचिंग करना है तो ये नहीं होगा कि आपको फ्री दे दिया, आप उसका वैल्यू नहीं देंगे, पहले आपका टेस्ट लेंगे, आप सच में सीरियस हैं कि नहीं उस काम के। जैसे मैंने टेस्ट दिया ना, पहले नौकरी छोड़ी, हाँ, मैं सीरियस हूँ, हाँ, तो आप टेस्ट देंगे कि आप सीरियस हैं उस काम के लिए। दूसरा आपका होगा, हर हफ्ते आपकी टेस्टिंग होगी। अगर जिस फेल हुए टेस्ट में उस हफ्ते आपकी विदाई, क्योंकि आपको सीरियसली उसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है 100% रिजल्ट। हर वो बच्चा जो हमारे इंस्टीट्यूट में आता है उसको हम प्लेसमेंट उसका इंश्योर करेंगे। इस पे एक बहुत बड़ा, मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये एक पार्ट है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। मैं कोशिश यही रहेगी कि आपका लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। उसके लिए जो बिजनेस मॉडल्स हैं, जो और किस तरह का इंटरलिंक्ड बिजनेस मॉडल्स हैं, कि आप एक बिजनेस खड़ा करते हैं तो 5-7 बिजनेस उससे इर्द गिर्द कनेक्टेड और खड़ी हो सके। तो एम्प्लॉयमेंट विद एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप सिर्फ नौकरी ना तलाशे, आप नौकरी क्रिएट करने की क्षमता रखें। इस पे भी मैं काम करने वाला हूँ। काफी सारे बैंकिंग एसोसिएशंस और इनसे बैंकिंग सेक्टर में लोगों से बात किया कि यहाँ के लिए हमारे पास लोन अवेलेबल है, लोगों में क्षमता ही नहीं है लोन लेने का, तो वो लोन हम भेज देते हैं महाराष्ट्र के पास, कर्नाटक के पास, वो पैसे आपके बाहर चले जाते हैं, और वही पैसा जो आपके लिए होता है उससे बाकी देश डेवलप हो रहा है। तो उनको किस तरह से मैं कोऑर्डिनेट करके यहाँ के लोगों को हेल्प करूँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में। एट द सेम टाइम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आप सिर्फ पढ़ लिख लेने से ही आपको नौकरी करने के लायक बन गए, ये जरूरी नहीं है। तो वो लायक आप में आए, स्किल्स आए आप में, कि आप कहीं इंटरव्यू दे तो आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इसकी भी तैयारी करने का मैंने प्रोविजन ऑलरेडी पर्यटन को लेकर के क्या सोचा? पर्यटन वेलकम, अभी तो बहुत कुछ है। आप तो क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे पास हर चीज के लिए प्लान है ब्रदर। सिर्फ पर्यटन लिए मुझे अध्यात्म को लेके मैंने उसके लिए क्या सोचा है, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या सोचा है, स्पोर्ट्स के लिए मैंने क्या सोचा है, ओवरऑल कनेक्टिविटी के लिए क्या सोचा है, मैंने यहाँ पे किसी टाइप का इकोनॉमिक जोन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए क्या सोचा है, किस तरह से सर्विस सेक्टर का हम बढ़ावा कर सकते हैं क्या सोचा है इसके बारे में। यहाँ से इवन वाटर सर्विस, जो ये हमारा रिवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के बारे में हमने क्या सोचा है। यहाँ पे जगह जगह का जो हमारा क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं, जो हमारे सामान का, जो कि किस तरह से हमारे फार्मर्स को बेस्ट उसके प्रोड्यूस का मिल सके, उसके लिए मैंने क्या सोचा, ये सब मैं आपके साथ साझा मतलब बहुत बड़ा प्लानिंग करके आए हैं आप। मैं एक कंपोजिट प्लान करके चल रहा हूँ। यही ने मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जो एसोसिएटेड है, मेरे भाई लोग हैं, बहनें हैं,
जो कि सिर्फ इंडिया नहीं, इवन फॉरेन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बंदे हमारे साथ स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे पॉलिसी डिजाइनिंग के ऊपर बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं बक्सर का एक कंपोजिट डेवलपमेंट प्लान के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, और जो नेशनल लेवल्स पे जो प्लान चल रहे हैं, जो विजन डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे और जो स्टेट स्तर पे जो बना है, इनके साथ में इनको कोलैबोरेट करके किस तरह से, क्योंकि अलग से बक्सर तो नहीं, इनके साथ मुझे मैच करा के ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए बक्सर जब डेवलप हो तो ऐसा भी ना हो कि बक्सर एक अलग देश जैसा डेवलप हो रहा है, उसको सबको साथ लेके बक्सर के आसपास जो विकास होगा तो वो छिटक के बक्सर के आसपास भी जाएगा। तो इस पूरे क्षेत्र को, और मैं इनफैक्ट चाहता हूँ यूपी की तरफ से आप आते हैं तो बक्सर इज द गेटवे टू बिहार। तो ये जो डेवलपमेंट का फ्लो है, गंगा जैसे बह रही है ना पूरब की तरह, तो ये जो गंगा ही वो डेवलपमेंट का फ्लो बक्सर से पूरा पूरब की तरफ बहाते हुए पूरे बिहार का डेवलपमेंट में हम कैसे काम करें, इसको लेके मैं ऑलरेडी बहुत सारा प्लान कर रहा हूँ। आपने सुना किस प्रकार से आईपीएस आनंद मिश्रा ने अपने पूरे प्लानिंग को बकायदा पॉइंट दर पॉइंट इन्होंने गिनाया और बताया कि किस तरह से इन्होंने बक्सर को विकसित करने के लिए पूरा एक खाका तैयार कर रखा है। इन्होंने बताया कि इनका सबसे पहले यह प्रयास रहेगा कि यदि जनता का आशीर्वाद इनको मिलता है तो ये सबसे पहले बक्सर को का जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे, उसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा देंगे। बक्सर से गुलशन सिंह रिपोर्ट।